हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं शुरू में ही बताया था कि मैं क्लास वाइज और चैप्टर वाइज आपको स्टडी कराऊंगा मैथमेटिक्स का। वैसे 60 वीडियो भी मेरे पढ़ रहे हैं जो कॉम्पिटेटिव हैं, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, या कहीं के भी एसआई का एग्ज़ाम है। इस तरह का जो कॉम्पिटेटिव है, इसके लिए 60 वीडियो को आप लोग देखें और उसको शेयर करें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। क्लास 9th के लगभग मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अभी 11th का एक भी वीडियो नहीं पढ़ा है, 10th का नहीं पढ़ा है। वैसे मैं 10th और 12th के जो वीडियो हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बनाए, वो पढ़ा हुआ है चैनल पे। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि 11 का भी कुछ बता दिया जाए। 11th में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों का है वो है सेट्स। सेट्स क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। देखिए, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें बहुत से क्लासेस हैं। सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्लासेस हैं। अब कह दिया जाए इसमें कि क्लास 11th के बच्चों का सेट्स। तो क्लास 11th का मतलब क्या हो गया ना, उसमें 10th के बच्चे रहेंगे, नहीं 12th के बच्चे रहेंगे। ओनली वन, केवल क्लास 11th के ही स्टूडेंट आएंगे। तो एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन बना उस सेट का, वो क्या बना उसको पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। A well-defined collection of objects is said to be sets। ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट्स। इसमें ये जो वर्ड आया ना, वेल डिफाइंड, इसका क्या मीनिंग है? ये तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। व्हाट वेल डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब हुआ जिसको स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से हम बता सकें कि यह ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यदि कह दिया जाए कि लंबे बच्चों का सेट, क्लास 11th में ही आप समझ जाइए। क्लास 11th में मैं कहूं कि क्लास 11th में लंबे बच्चों का सेट्स, जितने टॉल स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन, तो ये क्या वेल डिफाइंड है? ये तो वेल डिफाइंड है नहीं। अब लंबे बच्चे का क्या मतलब है? सपोज करिए कि कोई 5 फीट का है या कोई 5 फीट से कम है, तो जो 5 फीट से कम वाला है वो 5 फीट वाला हाइट वाले बच्चे को समझेगा कि लंबा है, जो 6 फीट का है वो 5 फीट वाला समझेगा कि ये लंबा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि क्लियर रूप से बताया जा सके। जैसे अब मैं ये कह देता कि क्लास 11th में 5 फीट से लंबे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, तो ये क्लियर हो गया। 5 फीट और 1 इंच का कोई स्टूडेंट है तो भी वो टॉल स्टूडेंट में आएगा, और कोई 6 फीट का है तब भी वो आएगा, कोई 7 फीट का है वो भी उस सेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि 5 फीट से एबव
यदि कोई स्टूडेंट की हाइट है तो वो आ जाएगा हमारे सेट में। यदि 5 फीट से कम हो गया, 5 फीट 5 फीट में थोड़ा सा 1 इंच ही कम हो गया, 0.5 इंच ही कम हो गया, तो वो उस सेट में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स होता है सुपरिभाषित, जिससे क्लियर रूप से हम ये बता सकें कि ये एलिमेंट है या नहीं है। तो यह ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जिसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स रहते हैं। ये क्लियर आप समझ जाइए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट्स। वेल डिफाइंड का भी मीनिंग समझ गया। अब एक चीज समझ लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि आपने सेट बनाया और कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज करो ई, उस सेट में है। यदि हम सेट को एक बात सॉरी भूल गए हम आपको बताना, कभी भी जो सेट को लिखा जाएगा ना, तो सेट को कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, और जो उस सेट के एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। इन दो बातों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एलिमेंट स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे और सेट जो होगा वो कैपिटल से। जैसे मैंने कहा कि क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट बनाना है, तो आप स्टूडेंट है तो आपने एस लिख दिया। एस लिखने के बाद आप जितने स्टूडेंट हैं उनके नेम आपने डाल दिया, जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि इसमें कोई लड़का है जिसका नाम जो है ऐसे मोहन है, तो मोहन के लिए आप स्मॉल एम का यूज करेंगे, ठीक है ना। यदि दिनेश है तो आपने डी लिख दिया, ठीक है ना। तो इस क्लास के ये जो एलिमेंट हैं इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एम, और इस तरह से साइन बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे एम इज बिलोंगिंग टू एस, यानी एम जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एस में, यानी कि इस सेट का यह एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जब कोई भी एलिमेंट उस सेट में रहे तो इस तरह से आप लिखेंगे एम इज बिलोंग्स टू एस या एम इज बिलोंगिंग टू एस, यानी एम जो है एस में बिलोंग करता है। अब देखिए हमने एमडी लिखा है, सपोज करो कि कोई एलिमेंट एन है जो क्लास 10th में है या क्लास 12 में है, वो क्लास 11th में नहीं है, तो वो जो है एस का एक एलिमेंट नहीं है। उस स्कूल का, उस विद्यालय का एक एलिमेंट है, बट क्लास 11th में नहीं है, मतलब या तो वो 12 में है या तो 10th में है, मतलब 11th में नहीं है, बाकी किसी क्लास में हो सकता है। और आपने एस किसको माना है कि क्लास 11th के स्टूडेंटों का सेट है। तो जब एस में हमने एन यहाँ पे लिखा कि एन जो है एस में है कि नहीं, तो पता चला कि नहीं है। तो जब एन एस में नहीं है यानी क्लास 11th में नहीं है, तो इस तरह से इसको बना के ऐसे कट कर देते, इसको पढ़ते एन डज नॉट बिलोंगिंग टू एस, यानी जो बिलोंग कर रहा है ये साइन, इसको कट कर दिया इसे, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो ये ध्यान आपको रखना है सबसे पहले सेट में कि सेट क्या होता है, तो कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट, ठीक है। यदि कोई भी एलिमेंट उस सेट में है तो ये साइन देंगे एम इज बिलोंगिंग टू एस, और यदि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे एन डज नॉट बिलोंगिंग टू एस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है, ये न्यू टॉपिक हम लोगों का है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, ठीक है ना। यानी कि हम सेट को कैसे लिख सकते हैं, इसके दो मेथड हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है टेबलर, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म फर्स्ट है, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से समझ जाते, लिख लेते, प्रॉब्लम इसमें होता है। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट आप क्लियर कर लें।
रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं समझ जाइए। मैं बता चुका हूं कि सेट को जब भी लिखा जाएगा अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर होंगे ना वही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्मॉल लेटर होंगे वो उसके एलिमेंट बन जाते हैं, या कोई भी नंबर है वो भी उसके एलिमेंट होंगे। एलिमेंट नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर हो सकते हैं, बट सेट लिखना होगा तो कैपिटल लेटर में ही कंसीडर करेंगे। सपोज करिए कि मैं एग्जांपल दूं कि आप जो है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल होते हैं उसको लिखिए। तो करना क्या होगा कि आप वॉवेल एक सेट मान लीजिए, आपको पता है कि वॉवेल क्या होते हैं, उसको कर्ली वाले ब्रैकेट में एलिमेंट को लिख देंगे, बस यही हो जाता है। जैसे आप कंसीडर कर लिए कि लेट कैपिटल वी रिप्रेजेंट ए अल्फाबेट लेटर, तो आप यहाँ पे भी लिख दिए, भी लिखिए, भी वॉवेल है इसलिए मैंने भी लिख दिया। ऐसा नहीं आपने कैपिटल ए मान लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लिख सकते हैं। बस ऊपर आप लिख देंगे कि हमने वॉवेल को कैपिटल ए माना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेट को लिख दिया, और इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लिखने हैं। कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद इस वॉवेल के जितने एलिमेंट है सबको लिख देना है। तो क्या होता है वॉवेल? ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि एक के बाद आपने यू लिख दिया तो रॉन्ग हो गया। इसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना है, वो होना चाहिए। ए को आप लास्ट में यहाँ लिख दें, यू को पहले लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रहे कि वॉवेल में ए आई ओ यू ई होते हैं, बस वही होने चाहिए। गलती से आप भी और डब्ल्यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके क्रम का कोई ध्यान नहीं है कि पहले ए आता है तो ए लिखें, फिर बी नहीं है, इसमें सी नहीं है, डी नहीं है, ई है तो ए के बाद ए बी सी डी ई होना चाहिए। सर आई लिख दिए पहले, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो कहीं होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, कॉमा लगा लगा के लिख दें। और कोई बच्चा यदि मान लो कि ए आई ओ यू लिखा गलती से, फिर उसने ए लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। ए उसका एक एलिमेंट है, आप एक बार लिखें या 50 बार लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस सेट का जो एलिमेंट है उसको आप वन टाइम लिख रहे हैं या मैनी टाइम लिख रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सेट पे। तो ये समझ में आ गया है। जैसे और दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर लिखना है 1 से 10 तक, तो आप नेचुरल नंबर का n लिख दो और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दें, हो गया ये सेट। ये टेबुलर फॉर्म हो गया। और कोई बच्चा इसको क्या किया कि पहले 10 लिख दिया, 9 लिख दिया, 3 लिखा, 1 लिखा, 6 7 2 ऐसे लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 होना चाहिए, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 5 6 7 8 सभी एलिमेंट मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस होना चाहिए। यदि आपने गलती से फिर 10 को लिख दिया, या 10 आपका मन कर रहा है, हमको बहुत अच्छा लगता है 10 हम 10 बार लिखेंगे, तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कि सेट जो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हमें लग रहा है आप लोग समझ चुके होंगे। सेकंड देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमें लिखना है द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हमें लिखना है, एक ऐसा सेट लिखना है
जो सभी इवन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, हमने इवन है तो कैपिटल ई मान लिया, ठीक है ना। ई इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल सपोज करो, E is a set of even natural numbers। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यदि आपको टेबुलर में लिखना होता तो ये तो आसान है ना कि ई लिखते और इवन कहाँ से शुरू है 2 4 6 ऐसे इनफाइनाइट तक लिख देते, हो गया, ये हो गया टेबुलर फॉर्म में, कॉमा लगाया एलिमेंट को लिख दिया, हो गया। बट इस सिस्टम से आप लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि ई इक्वल टू कर्ली का ब्रैकेट लगाइए, एक्स लिखिए और इस तरह का इंडिकेशन लिखिए। इसको पढ़ते सच दैट, एक्स सच दैट। देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन की जो उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसकी क्या बोलते हैं ना गुण, ठीक है ना, वो चीज देखना है कि इसमें क्या चीज हमको मिल रहा है, वही बार बार रिपीट कर रहा है तो उसी को वन टाइम लिख दो, बस हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको इवन नंबर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ एक्स सच दैट तो लिख दिया, एक्स सच दैट लिख दिया और एक्स लिख करके और 2n लिख दिया। ये बताओ कि n के जगह पे यदि मैं 1 लिख दूं तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 लिख दूं तो 4 होगा, और 3 लिख दूं तो 6 होगा, 100 लिख दूं तो 200 होगा। यानी कि n आप बढ़ाते चले जाओ, ऑड इवन कुछ भी लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, वो इवन ही आएगा। देखो 1 ऑड नंबर है, मैंने रख दिया तो 2 आया, 2 इवन रखा तो 4 आया, 3 रखा ऑड नंबर तो 6 आया, इवन ही आया। यानी कि x इक्वल टू 2n तो है, बट क्या है, एंड n जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन कहा इसके एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर्ली में लिखते हैं तो वो आपका टेबुलर फॉर्म होता है, और उसकी जो गुण उसमें दिखते हैं ना कि इसमें क्या चीज है, इवन है, तो हमको इवन कैसे दिखाना है, इस तरह एक्स सच दैट एक्स ये जरूर लिखेंगे, और यहाँ पे वो कंडीशन लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है, 2n लिख दिया, ऑड रहता तो क्या लिखते, यहाँ पे 2n+1 कर देते और n को बिलोंग कर देते कैपिटल N। ठीक है, तो हमने आज स्टार्ट किया सेट। सेट में सबसे पहले बताया कि सेट होता क्या है, फिर इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेट्स है, कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। देख लीजिए भाई, क्लास 11 12 जो है ना, ये क्लास 9 से 12 तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कैरियर का एकदम पिक पॉइंट जिसको कहते हैं वही होता है। यदि आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं पढ़ते तो बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसमें ध्यान रखना है सेट को। देखिए हम सेट पढ़ेंगे और सेट से ही आपका रिलेशन चैप्टर आएगा। सेट पढ़ लेंगे ना तो सेट के बाद रिलेशन आता है, फिर जब उस रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन से आपका फंक्शन बनेगा। यानी सेट हुआ, रिलेशन हुआ, फिर फंक्शन हुआ, ऐसे 12 में जाके ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ते तो प्रोबेबिलिटी में भी सेट आते हैं, और सेट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा वहाँ भी जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट को बहुत आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपका ये क्लियर करूँगा डाउट। तब तक धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।